बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, है ना, इसको समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगेन टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक नंबर थर्ड, दैट इज एन अर्ली एम्पायर। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि आपसे हेडिंग बात करता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम अर्ली एम्पायर, दैट इज द ग्रोथ ऑफ मगध दैट इज क्यूमुलेटेड। ये अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे ये पार्ट, लेकिन दोबारा डिस्कस करते हैं, स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ मगध क्यूमुलेटेड इन इमर्जेंस ऑफ व्हाट, दैट इज मौर्यन एम्पायर। जो किसका था बच्चों, ध्यान देना कि चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड दिस एम्पायर, कब फाउंड किया है, 321 BC। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और कंट्रोल कहाँ तक, ध्यान दो, एक्सटेंडेड कंट्रोल एज नॉर्थ वेस्ट। और मैंने बताया था तुम्हें कि ध्यान दो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये ऐसा हो गया नॉर्थ वेस्ट। दैट मीन सर जम्मू कश्मीर के एरिया की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान के एरिया की तरफ, और बलूचिस्तान तक, यहाँ तक का कंट्रोल था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। एंड हिज ग्रैंडसन अशोका, व्हाट, द ऑर्गुबली मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, बहुत फेमस है ना। कलिंगा तक के आप तो और जानते हो, जो कि अभी क्या है, अभी का उड़ीसा है। इसी के बाद वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ टर्न हो गए थे, ये हमने समझा। ये सर चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, फाउंडर ऑफ द एम्पायर ऑफ मौर्य अंपायर, और ग्रैंडसन कौन है, अशोक हैं, जो कि उन्होंने और दूर तक फैलाया, कलिंगा तक पहुंचाया। कलिंगा क्या है अभी तक, अभी का कलिंगा क्या है बताना जरा सा, अभी का कलिंगा क्या है अभी, उड़ीसा। उड़ीसा। गुड सर। फाइंडिंग अबाउट मौर्य, इसमें समझाइए कि क्या मिला है आपको मौर्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में या मौर्य एम्पायर के बारे में। तो हिस्टोरियंस हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, अगेन देखो सोर्सेज, वैरायटी ऑफ सोर्सेज का इस्तेमाल किया है टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर। मतलब रिसोर्सेज का, वही ध्यान कर लो। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा, अच्छा सर हम समझ गए क्या बोलेंगे आप इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, आप कॉइन बोलेंगे, आप टैक्सेस बोलेंगे, आप मटेरियल्स बोलेंगे, दैट मीन्स इन माई हेड तो लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड आर्कोलॉजिकल फाइंड, स्पेशली देखो एक वर्ड लिखा है स्कल्पचर, दैट मीन्स जो चीजें मिली हैं उनको हमने अध्ययन किया है। और फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो व्हाट, वैल्यूएबल कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। देखो अकाउंट समझती हो, मतलब दैट मीन्स टैक्सेज, हम लोग याद करो बार कहते हैं टैक्सेस, टैक्सेस कहते हैं, दैट मीन्स टैक्सेज ऑफ हुम, जिन लोगों ने भारत में आए और अपने लिए किताबें लिखी, है ना। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी, जो कि क्या है, एक ग्रीक एम्बेसडर हैं, है ना, किसके कोर्ट के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के हैं। तो उन्होंने जो लिखा अपनी किताबों में, हमने वो पढ़ा तो समझा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वापस समझा रहा हूँ कि सर कैसे पढ़ा आपने, कैसे जाना चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में। तो पहली बात तो स्क्रप्चर्स को पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रप्चर ये देखो साइड में बना हुआ है, अशोक स्तंभ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से हमें टैक्सेज मिले, किसके मिले, मेगास्थनीज के मिले, जो कि क्या है, एक एम्बेसडर हैं, ग्रीक एम्बेसडर हैं, जो कि किसके कोर्ट में बैठते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बैठते हैं, है ना। विच सर्वाइव्ड इन फ्रेगमेंट्स, ऑब्वियसली पूरा तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सर्वाइव किया। दूसरा सोर्स है हमारा अर्थशास्त्र। क्या है दूसरा सोर्स हमारा, हाँ, किसने लिखा था, ऑब्वियसली कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा तुमने कभी मूवी या सीरियल देखा होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसमें तुमने एक इंसान को, एक ब्राह्मण को देखा होगा जो कि चोटी बांध के रहता था। वो थे कौन थे, कौटिल्य, या फिर चाणक्य नाम है उनका, है ना, बहुत ही फेमस है। जो कहा जाता है कि जब धनानंद ने उनकी इंसल्ट की ना अपने कोर्ट में, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझी, तो उन्होंने क्या, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बनाऊंगा भारत का, एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा, और मैं बनाऊंगा एक राजा, है ना, एक अच्छे गुरु के रूप में उन्होंने कहा, और चैलेंज कर दिया। उसी दिन से कहा कि मैं अपने बाल कभी नहीं बांधूंगा, जब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि इस धनानंद को, घमंडी राजा को हटा नहीं देता हूं, और किसी काबिल राजा को यहाँ बैठा बैठा देता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब सर आप क्या हाँ। समझाना चाह रहे हैं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, इतिहास कैसे लिख पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके। सेकंड मैंने कहा टैक्सेस का इस्तेमाल करके, किसके टैक्सेस का इस्तेमाल किया, पहला तो मैंने मेगास्थनीज की किताब का बात किया, और दूसरा अब बात कर रहे हैं कौटिल्य की बुक का, दैट इज अर्थशास्त्र।
Beside the moral, as mentioned in the late Buddhism and Jain, and what Puranic literature, that as well as in Sanskrit literary work, while these are useful, the inscription of Ashok, that is from this number लिखा हुआ है BC time period, on rock pillars are often regarded as among the most valuable source. Look at this. अब मल्टीपल पॉइंट मिल रहे हैं, कैसे लिखा आपने इतिहास? स्क्रिप्चर, टेक्सेस ऑफ दो मेगास्थनीज एंड दिस कौटिल्य, इनकी किताब का। तीसरा सर, आपने बताया था बुद्धिज्म के लोग भी लिख रहे थे, जैनिज्म के लोग भी लिख रहे थे, है ना सर? पुरानी पुरानी लिटरेचर मिला है सर, उसमें भी जिक्र है, जो संस्कृत में लिखे गए संस्कृत लिटरेचर में भी उनका नाम है। सर याद करिए, जो पत्थर मिले हैं हम लोग को, रॉक्स मिले हैं, उस पर भी जिक्र है ना? सर जो पिलर्स मिले हैं हम लोग को, अगर कभी तुम दिल्ली जाने का मौका मिले तो जाना, है ना, हौस खास के आगे, तो तुम्हें ये यहाँ पर एक मिलेगा जहाँ पर पिलर्स रखे गए हैं दिल्ली में, वहाँ तुम पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन के रूप में। तो सर अब देखो, ये सभी पॉइंट हमें अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे कि मौर्य का इतिहास कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर सोर्स लिख के तुरंत पेंसिल से मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। नंबर वन लिख, पहले लिखो, हेडिंग लिखो सोर्सेस। अब जब सोर्सेस लिखोगे समझ जाओगे कि तो मौर्य की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इस पैराग्राफ में। तो नंबर वन लिखो स्क्रिप्चर, नंबर टू लिखो टैक्सेस, टैक्सेस किसके? मेगास्थनीज कौटिल्य। तीसरा लिखो बुद्धिज्म जैन पुरानिक लिटरेचर और संस्कृत के एज वेल, और उसके बाद लिखो रॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला है, और फिर पिलर्स के ऊपर लिखा हुआ मिला है। तो तुम्हें जल्दी से मैं एक फोटो भी दिखाता हूँ। ये देखो, एक फोटो तो हमने देखा था, ये मेगालिथ का देखा था, ये जेम्स का, याद तुम्हें याद होगा, जेम्स प्रिंसेप का। और ये देखो अशोक के इंस्क्रिप्शन पत्थर पे किस तरह से गुदे हुए हैं, है ना? बोलो हाँ या ना। लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है। नाउ सर समझाइए अब आगे, मतलब वो पैराग्राफ सोर्सेज पे था। तो अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर who inscribed his message to his subjects and official on the stone surface. Natural rocks as well as polished pillars. Look at this. तो अशोक उन राजाओं में से था जिसने, बच्चे समझना इसको, विलिंगली अपने मैसेज को लिखवाया, जो उनका जो जिनसे बात करना चाहते थे, जिस जो कहना चाहते थे, उन्हें पत्थर पे गुदवाया है। कई बार नेचुरल स्टोन्स पे गुदवाया है, कई बार पॉलिश्ड पिलर्स पे गुदवाया है। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू वॉट? टू प्रोक्लेम वॉट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा। अकॉर्डिंग टू हिम वॉट वॉज धम्मा, वो लोगों को बता रहे थे उस धम्मा के थ्रू, उन उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। जो पढ़ेगा वो समझेगा कि वॉट किंग अशोक अंडरस्टैंड एज धम्मा, की जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। दिस इंक्लूड, अब देखो कितनी अच्छी बातें लिखी थी। तो एग्जामिनेशन में आता है धम्मा में क्या लिखा हुआ है। पहली चीज, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर एल्डर, है ना, अपने बड़ों का सम्मान करो, है ना। जेनोसिटी, उदार, थोड़ा सा उदार बनो, ये नहीं क्रूअल बनो, उदार बनो, है ना। टुवर्ड्स किसके किसके प्रति उदार बनना है? जेन्युइन बनना है या जनरस बनना है? जनरस टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, उनके प्रति, एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। लुक एट दिस, कि जो लोग, है ना, आपको बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं, उनके प्रति अच्छा रहिए। और अपने, नॉट इवन बड़ा या ब्राह्मण्स, थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि सर हमें अपने स्लेव्स, अपने गुलामों के साथ भी, अपने नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चौथा पॉइंट, एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, धर्म का सम्मान करना चाहिए, एंड ट्रेडिशंस एंड अदर देन वन ओन। छठा, अपने ट्रेडिशन और कल्चर की रिस्पेक्ट करो, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की भी, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई तुमसे पूछेगा कि धम्मा, जो कि अशोक जिसकी बात कर रहे थे, जो हमें करना चाहिए, वो क्या 6 पॉइंट थे, तुम बोलो, क्या बोलोगे? गुड। सेकंड? गुड।
अलग अलग मुझे स्लेव्स के साथ अच्छा व्यवहार करना, काइंडली व्यवहार करना, और अपने रिलीजन की सम्मान करना, ट्रेडिशन का सम्मान करना, केवल अपना नहीं दूसरों का भी, ये हम समझेंगे। ठीक है, धम्मा ये समझ गया। सर एडमिनिस्ट्रेटिव द एम्पायर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पायर दैट मीन्स समझते हो, एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना, चलाना, व्यवस्था को चलाना। कैसे चला रहे थे? तो लिखा हुआ है देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। अच्छा तुम खुद सोचो कि सर इतनी सी जगह चलानी होगी, एक क्लास चलाना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पूरी बिल्डिंग को मैनेज करना होगा, तो क्या एक जगह से कंट्रोल हो जाएगा? नहीं सर, नहीं कंट्रोल हो पाएगा। सर जितने फ्लोर हैं उतने एडमिन्स को रखिए, एडमिन नंबर 1 फ्लोर 1 चेक कर लेगा, एडमिन नंबर 2 दूसरा फ्लोर, एडमिन नंबर 3 तीसरा फ्लोर। सर उसी प्रकार से जब आपने कहा कि इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए इन द एम्पायर, है ना, जो लिखा हुआ है द कैपिटल पाटलिपुत्रा एंड द प्रोविजनल सेंटर्स ऑफ व्हाट। देखो, तक्षशिला, उज्जैनी, जिसे उज्जैन कह रहे हैं, है ना, और कौवा है, फिर क्या है, तोसली, है ना, तोसाली करके कहते हैं, फिर क्या है, स्वर्ण नगरी, ऑल मेंशन इन अशोक इंस्क्रिप्शंस। दैट मीन्स कितना आसान हो गया सर। आपने क्या बताया मुझे यहाँ पर कि इस अंपायर को चलाने के लिए आपने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर बना दिए। पहला तो कैपिटल मान लेते हैं, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गई। उसके भी अलावा आपने एक तक्षशिला बना लिया पावर सेंटर, दूसरा उज्जैन या उज्जैनी जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग, उसके बाद तोसिल, तोसली, तोसली पढ़ते हैं, तोसली, और फिर स्वर्ण नगरी। तो कितने हो गए? एक तो हो गया कैपिटल, और ये हो गए पावर सेंटर, 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आती है? सर इफ वी examine the context of these inscription, we find virtually the same message engraved everywhere, from the present day northwest frontier provision of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha, Uttarakhand in India। सर जहाँ भी हमें इनके इंस्क्रिप्शन मिले, सर सब पे सेम मैसेज कैरी किया जा रहा था। कुड दिस एम्पायर, वास्ट एम्पायर, हैव द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? क्या ये संभव है कि इनके पास यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था? एक प्रश्न है ना। तो क्या है, हिस्टोरियंस हैव इंक्रीज कम टू रियलाइज दैट दिस इज अनलाइक, क्योंकि संभव नहीं मतलब इतने बड़े को चला पाना, द रिलीजियस, द रिलीजियस नहीं, द रीजन्स इंक्लूड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स। दैट मीन्स द रीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, कहाँ आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान, कहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का एरिया, जो रीजन है बहुत ही डाइवर्स है। इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिल ट्रेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। कितना डिफरेंट है, कहाँ एक बिल्कुल पहाड़ों पे रूल करना, कहाँ एक कोस्टल एरिया पानी के पास की सतह पे रूल करना, बहुत अलग अलग सिस्टम है। तो क्या यूनिफॉर्मिटी थी कि नहीं थी, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी थोड़ा रख पाना मुश्किल है। क्यों? सब अलग अलग है सर, पहाड़ों पे अलग सिस्टम चलेगा, कोस्टल एरिया में अलग सिस्टम चलेगा, तो हो सकता है ना भी हो, है ना, ये समझ में आ रहा है। It is likely that administrative control was strongest in the area around the capital and the provisional center। ये सब कितनी कॉमन सेंस की बात है, आपने बनाया ही है सेंटर इसीलिए कि वहां पर स्ट्रांग कंट्रोल रहे। तो कह रहे हैं कि स्ट्रांग कंट्रोल कहाँ देखने को मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैपिटल के पास। ये वही बात हो गई, जो क्लास ऑफिस के पास है सर वो शांत बहुत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जस्ट ऑफिस के पास है, सबसे पहले जब ऑफिस से कोई निकलेगा तो उसका ध्यान बगल वाली क्लास पर जाएगा। तो वही बात है कि सर जो कैपिटल था उसके पास के इलाके बहुत ज़्यादा सही से रहते थे, है ना। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, और आपने ऐसे नहीं चूज कर लिया, आपने बहुत ध्यान से चूज किया जहाँ पर ज़रूरत थी। जैसे हो गया तक्षशिला, अभी मैंने डिस्कस किया और मार्क करवाया आपसे। उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट,
है ना, ये दूर भी थे और ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रूट है इसका, इसलिए आपने यहाँ बना लिया। वाइल, है ना, स्वर्ण नगरी, लिटरल मीनिंग गोल्डन। स्वर्ण समझते हैं, स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण का हिरन, स्वर्ण का ये, स्वर्ण का सिक्का, मतलब सोने का सिक्का। स्वर्ण नगरी दैट मीन्स यहाँ कह रहे हैं गोल्ड, लिटरल मीनिंग है गोल्डन माउंटेन, है ना, गोल्ड की प्रेजेंस वहाँ पे होगी। तो वॉज प्रोबेबली द इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट, टैपिंग गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। स्वर्ण नगरी जो कर्नाटका के रीजन, म्यूजिक रीजन है, वहाँ पर क्यों बनाया होगा आपने सेंटर? सर सोना है, सोना के पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पता चले पब्लिक ही लूट के जा रही है सोना, है ना। तो यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। और क्यों है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल? क्योंकि यहाँ पर पावर सेंटर है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, है ना। वाई, वाई क्वेश्चन मार्क, आंसर है इसका क्योंकि यहाँ पर पावर सेंटर है। अब बताओ मुझे कि 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र, गुड, एक कैपिटल पाटलिपुत्र, बहुत अच्छा। तक्षशिला, उज्जैनी, कसौली एंड पाटलिपुत्र। हाँ बहुत अच्छा, ये उनके पावर सेंटर है। सर एक और बात, हमने वहाँ पे पावर लिख लिया, अरे तुम ये 7 पेंसिल से लिख रहे हो ना साथ साथ में? ठीक है। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ, देख लो कितनी सी बात है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, जल्दी से लिख लो यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सब कितनी बार बात करेंगे आप कम्युनिकेशन की, अभी तो बात किया था, वही सेम बात रिपीट करते हैं। कम्युनिकेशन लैंड के थ्रू और रिवराइन के थ्रू, दोनों के थ्रू हम लोग अपना कम्युनिकेट कर पा रहे थे। रूट्स फॉर वाइटल, वाइटल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। इन रास्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है, किसके लिए? इस एम्पायर के एग्जिस्टेंस के लिए। जर्नी फ्रॉम द सेंटर ऑफ to the provisions could have taken week if not months. look at this, है ना, क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे थे वो क्या था, हफ्तों के अंदर कवर कर पा रहे थे। दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज गुड रूट्स ओनली। और अगर तो आना जाना ना हो ना, अगर आना जाना ना हो तो हो सकता है कि लोग बेईमानी करने लगे, करप्शन फैल जाए। तो इतने बड़े एम्पायर में करप्शन फैल जाएगा तो चलाओगे कैसे? तो बच्चों ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस मेंट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव। If it is obvious that the army was important means of ensuring the later, that means समझना कि ये रास्ते इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे कि कभी खतरा हो तो रक्षण के लिए बाकी लोग, आर्मी आपकी मूव कर सकती है आपको रक्षा के लिए। रूट ही नहीं होगा तो पता पता लगा कि वो कैप्चर हो गया दूसरे के द्वारा। तो मेगास्थनीज अपने में मेंशन करते हैं अ कमिटी विथ 6 सब कमिटीज। तुम देखो कितनी कितना ज़्यादा वो है कि राजा है, राजा ने 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को सेंटर बना दिया है। अब देखो क्या है कि आप कमिटीज आपने बना रखी है जिसमें 6 लोग, जिसकी 6 सब कमिटीज है। देख रहे हो, एक कमिटी मान लो किसी की है इकोनॉमी को डील करती है, इसकी 6 सब क्लासिफिकेशन हैं। इतना ज़्यादा लेयर्ड में रख पाना, कितना हाई क्लास ब्यूरोक्रेसी की स्थापना किया कर रखा था उसमें। मेगास्थनीज बोलते हैं कि कमिटी, और कमिटी की 6 सब कमिटीज हुआ करती थी फॉर व्हाट, फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। और ध्यान देना कमिटीज की 6 लेयर थी, अलग चीज़ है, तो यहाँ लिख लो 6 सब क्लासिफिकेशन, और साथ में लिखना कि ऑफ दीज वन लुक आफ्टर द नेवी ऑल्सो। इन्हीं कमिटीज में से एक नेवी, हमने क्या कहा था कि कोस्टल एरिया भी इनके पास है तो इनके पास अच्छी नेवी भी थी, है ना। तो यहाँ पे एक नेवी वर्ड लिख लो, नेवी वर्ड। फिर लिखो सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट। जो पहला, एक देखो पहला मिलिट्री को मैनेज कर रहा है तो मिलिट्री लिखना। दूसरा आपको लिखना है कि सर कहीं ना कहीं मिलिट्री और ऑब्वियसली नेवल को भी देख रहा है। सेकंड दूसरा क्या लिखना है सर, ट्रांसपोर्ट को देख रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंशियल को देख रहा है। सेकंड ट्रांसपोर्ट लिख लेते हैं सर। थर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, तो तीसरा सर हम लिख ले रहे हैं सोल्जर्स के ऊपर। चौथा सर जो ध्यान दे रहा है कमिटी, सर वो घोड़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है। सर पांचवा जो है वो रथ के ऊपर, रथ मतलब चैरियट्स के ऊपर, पांचवा ये हो गया। और 6 सर एलिफेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। और देख लो ध्यान देने का मतलब समझ रहे हो, ये वही बात है सर कि अगर आपको एक बड़ा सा स्कूल चलाना है तो आपको एक
रखना पड़ेगा एडमिन का, एक रखना पड़ेगा डिसिप्लिन का, एक पढ़ाने का, एक साफ सफाई का, कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से एक अच्छा टॉपिक क्या है, टॉपिक था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, कमिटीज़ बना रखी हैं और उस कमिटीज़ को 6 भागों में और बांट रखा है। उसी में से एक की हम बात कर रहे हैं। एक था मिलिट्री एक्टिविटीज़ और नेवल को देखने के लिए, सेकंड ट्रांसपोर्ट और प्रोविंशियल को देखने के लिए, तीसरा सोल्जर, फुट सोल्जर समझते हो, फुट सोल्जर क्या होता है बताना जरा सा मुझे, फुट सोल्जर क्या होता है। फुट मतलब होता है पैर, तुम्हारे फुट नहीं है। फुट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम हो, है ना, तो ये क्या है, ये फुट है। तो फुट सोल्जर मतलब कि जो पैदल चलते हैं, पैदल चलने वाले सोल्जर। अब ध्यान रहेगा, फुट सोल्जर मतलब क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ, पैदल चलने वाले सिपाही। अब चौथा कौन था, क्या ध्यान रहता था, घोड़ों का ध्यान। पांचवा, पांचवा क्या था बताओ जरा जल्दी से। चैरिट किसे कहते हैं, गुड। और छठा, गुड। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब नोट्स चेक करूंगा तो नोट्स में इस तरीके से सब पॉइंट्स में लिखा होना चाहिए, पैराग्राफ में नहीं लिखा होना चाहिए, रिवाइज करने में आसानी पड़ती है ना। तो अगर क्या कर लें हम, बुक में लिख लें, हाँ सही है, बुक में लिख लो उसी तरह पॉइंट करके, समय बचाओ। लेकिन रिवाइज करना, बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिवाइज करना, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। वैरायटी ऑफ सोर्सेज देख लिया, और क्या ही बात है, देखो मैंने बना ही रखा है, हो सकेगा तो मैं भेज दूंगा, इसको इससे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन एक बार लिखित होता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है कि हमने खुद लिखा है, पढ़ा है खुद से। बुक में भी लिख सकते हो, देखो कितना सही बना रखा है मैंने, वैरायटी ऑफ सोर्सेज यहाँ हेडिंग कर दिया है, और देखो उसके बाद लिख दिया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर का पे लिखा, और लिटरली सोर्सेज मिले हैं मेगस्थनीज की। देखो बुक में इतना डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, देखो बुद्धिज्म, जैन और पुरानिक लिटरेचर, देखो ऐसे लिख दिया है। तो रिवाइज करना कितना आसान पड़ जाता है मुझे। जो धम्मा के बारे में बात किया, तो मैंने तुम्हें पूरा पैराग्राफ में पढ़ाया है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये पहले इंसान थे जो लिखवा रहे थे, है ना। देखो कितना सा लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने खुद ये प्रिंसिपल दिए, धम्मा को दिया, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उदारवादी बनो ब्राह्मण्स के प्रति, काइंड बनो अपने नौकर और स्लेव्स के प्रति, रिलीजियस टॉलरेंट रहो, ना केवल अपने लिए दूसरे धर्मों के लिए भी, कितना सही लिखा हुआ है ना। और ये मैं क्या पढ़ा रहा था, ये फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर जो 5 है ना, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स की मैंने बात की, देखो ये पढ़ाया मैंने। और क्या है, हाँ ये शायद पढ़ा रहा हूँ उस समय, रोल ऑफ द सब कमिटीज़, मेगथ में कौन कह रहा है, किस किताब, मेगस्थनीज ने कहा है इसे, कि देखो किस तरीके से नेवल, ट्रांसपोर्ट, है ना, कैवल, चैरियट, एलिफेंट्स, इन सब का ध्यान देने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंड सब कमिटीज वर रेदर वेरिड, अरेंजिंग बुलक कार्ट, दैट मीन्स ऑब्वियसली बुलक कार्ट समझते हो कि जहाँ पे ऑब्वियसली जैसा होता है, बुलक कार्ट, बुल होते हैं आगे, पीछे खींचता है कार्ट को। टू कैरी वॉट, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, जो नीचे सेकंड स्टेज में है। क्या, खाने को प्रोक्योर करने के लिए, किसके लिए बच्चे, जो सेकंड लेयर में है वो ध्यान रख रहे हैं कि सोल्जर्स को खाना मिलता रहे, जानवरों को फॉर्डर्स मिलता रहे, है ना। और व्हाट, रिक्विजिटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिस्ट टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, ये सब जो नौकर वगैरह हैं सोल्जर्स का ध्यान रखें। जो सेकेंड लेयर है वो इस बात पे कितना सही, अगर तुम देखो आज के समय पे तुम अगर कंपेयर करोगे, सर कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। जो पहला लेयर है वो महत्वपूर्ण 5 चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, जैसे कि मिलिट्री एक्टिविटी और नेवल, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, तीसरा फुट सोल्जर, चौथा घोड़ों का, और पांचवा, पांचवा क्या था, चैरियट्स, और सर छठा है हाथियों का, एलिफेंट्स। और उसके बाद इनका भी ध्यान रखने के लिए कुछ लोग थे, जैसे कि इनके लिए सामान लाते थे बुलक कार्ट्स में, खानों का ध्यान रखना, फूड का ध्यान रखना, फॉर्डर्स का मतलब चारों का ध्यान रखना, और सर्वेंट्स जो कि सर्व कर रहे थे इन आर्टिस्ट को या फिर इन सोल्जर्स को। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लिखा हुआ है, अशोक ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर, किससे, बाय प्रोपोगेटिंग, मतलब फैलाते हुए धम्मा के कॉन्सेप्ट को, सबको एक साथ रखने का ट्राई कर रहे हैं, कैसे, किसका इस्तेमाल करके, धम्मा का इस्तेमाल करके। सर द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल, कितना सिंपल था देखो। कोई तुमसे कह रहा है बड़ों का सम्मान करो,
ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दो, जनरस रहो उनके प्रति, धर्म का सम्मान करो, दूसरों का धर्म करो। कितना अच्छा है, सिंपल है ना। तो वर्चुअली यूनिवर्सल एप्लीकेबल और सबको समझ में आ रहा था, सब समझ रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। पूरे वर्ल्ड में वेलबींग फैल जाएगा इससे, स्पेशल। और देखो, एक होता है कि फैल जाएगा मेरा मैसेज, लेकिन इन्होंने क्या किया था, कितना इंटरेस्टिंग है, स्पेशल ऑफिशियल्स को नियुक्त कर लिया कि जाओ भैया मेरे धम्मा को फैलाओ, मेरे मैसेज को फैलाओ। जैसे मैं क्या करूं, मैं तुम्हें आज सिखाऊं धम्मा में ये चीज़ें लिखी गई हैं, बड़ों का सम्मान करो, और तुमसे कह दूं जाओ 5 गांव में और बता के आओ, तो पता तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा धम्मा, और क्या लिखा है, महा महा मता, है ना, महामता। समझ आ रहा है, तुम क्या कहलाओगे, महामता। महा से लिख दो, महा मतलब ऑब्वियसली, मता मतलब वो जो व्यक्ति जो जा रहा है वो मैसेज को कैरी करके। वॉज अपॉइंटेड टू, क्या करने के लिए, एग्जाम में से मैंने कि महामता क्या कर रहे थे, तुम क्या बोलोगे, ये वो व्यक्ति हैं जिसको अशोक ने अपॉइंट किया कि जाओ मेरे जो मैसेजेस हैं जो धम्मा पे लिखे गए हैं उसे फैलाओ, उसे स्प्रेड करो, जिससे क्या हो, जिससे कि पूरे लोग तब साथ में रहें, वेलबींग फैले, अच्छा फैले। तो यहां साइड में अपने पेंसिल से लिख लो, हेयर वी टॉक अबाउट धम्मा, धम्मा महा महामता। इसमें क्या है, धम्मा का मैसेज है। क्या ये बात समझ में आता है? तो मैं जल्दी से इसे रिवाइज करा रहा हूं कि सर आपने पढ़ाया क्या है, एक्चुअल कुछ नहीं पढ़ाया है। पहले बात तो फाइंडिंग पढ़ा दी कि कैसे जान पाए आप इसके इतिहास के बारे में, तो आपने कहा कि स्क्रिप्चर, लिखित किताबें मेगास्थनीज और कौटिल्य की, पुरानी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, पिलर्स मिले, पत्थर मिले, उनसे आपने पढ़ के जाना। जो धम्मा मिला है आपको, धम्मा में क्या लिखा हुआ है, धम्मा में मैसेज लिखा हुआ है लोगों के लिए कि आप बड़ों का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, स्लेव्स का काइंडली बिहेव करें, और अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करें और दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करें। ये सब बातें लिखी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे, बहुत अच्छी बात लिखी है। पहली बात तो इतना बड़ा एम्पायर को कोई चला नहीं पाएगा, इसके लिए 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए आपने, पहला काम। दूसरी बात, आपने बहुत सारी क्या बनाई हुई है, आपने वो बना रखा है, कमिटी बना रखा है। किसने बोला, मेगास्थनीज ने अपनी किताब में बोला है कि हाँ भैया बना रखा है ना। और किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल। देखो, एक ऐसे बना लो कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में हम क्या क्या बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में हम पहली बात करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम पावर सेंटर की बात करेंगे, पावर सेंटर को पढ़ाएंगे, 5 पावर सेंटर हैं। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है सर, दूसरा पैराग्राफ बात कर रहा था आपका कि किस तरीके से, ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्टिफिकेशन आर्मी वगैरह है, उसकी हम बात कर लेंगे कि सर किस तरीके से इनको आप कंट्रोल कर रहे थे। आपने बहुत सोच समझ के क्या लिख रहे थे, माइंड का अप्लाई करके आपने बनाया था इन सेंटर्स को। तीसरा हम लिख लेंगे कम्युनिकेशंस। सर कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल था, दूर दूर तक पहुँच जाते थे, हफ्ते हफ्ते भर में पहुँच जाते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कमिटीज़ की बात कर लेंगे। सर कमिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन है, हर कमिटी अलग अलग चीज़ों को देख रही है ना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में लिख देंगे कि धम्मा को फैलाने के लिए मैसेंजर्स को भी रखा गया था। तो जल्दी जल्दी लिखो, 1 पॉइंट पावर सेंटर्स, दूसरा बुद्धि का इस्तेमाल करके पावर सेंटर बनाना, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कमिटी, और 5वां धम्मा मनता जो कि इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे। ये था एडमिनिस्ट्रेशन का काम। सर हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, कितना इंपॉर्टेंट था सर, तो लिखा है व्हेन हिस्टोरियंस बिगन टू रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द इमर्जेंस ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। इतना बड़ा विकास था कि लैंडमार्क की तरह देख रहे हैं, है ना। लैंडमार्क किसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्थान होता है लैंडमार्क बन जाता है। जैसे घंटा घर है, लैंडमार्क बना हुआ कि हाँ भैया घंटा पर मिल जाओ, तो लैंडमार्क है ना। जो गुरुद्वारे के पास है ना, ये सब लैंडमार्क है ये सब। तो क्या है, इंडिया वॉज अंडर किसका रूल, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल समझते क्या होता है, कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल मतलब क्या होता है,
जल्दी, क्या होता है कॉलोनियल रूल मतलब? ब्रिटिश। हाँ, गुलाम हम लोग थे, उस समय की बात है, उसमें गुलाम था। एंड वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 19th and the early 20th century. Indian historians found the possibility that there was an empire in the early India, both challenging and exciting. Look at this. जब ढूंढ पाए, ऐसे एक और बात इंटरेस्ट समझो, कि कोई तुमसे बता रहा है कि तुम गुलाम ही पैदा हुए हो, तुम नीचे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एक ये तरीका हो गया। और तुम उसी वक्त तुम एक किताब पा जाओ जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पूर्वज महान थे, वो एक योद्धा थे, वो इतने अच्छे शासक थे कि बड़ा बड़ा साम्राज्य चलाते थे, तो तुम्हारे अंदर वो मनोबल आएगा। तो वही लिखा हुआ है, साम्राज्य को समझना एक अपने आप में चैलेंज था और साथ साथ एक्साइटिंग भी था। तो लिखा हुआ है, एज सम ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यन इंक्लूडिंग द स्टोन स्कल्पचर्स, जो बताया मैंने, जो स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, जो मूर्तियां मिल रही हैं, जो बनावट मिल रही है, वर कंसिडर्ड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ वॉट स्पेक्ट्रिकल आर्ट। कितना अच्छा आर्ट था उस समय काल का, सोचो जरा सा, कितने अच्छे आर्टिस्ट रहे होंगे, है ना। और एट द सेम टाइम मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस फाउंड मैसेजेस ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन। हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले उस समय इतिहास में, इंस्क्रिप्ट अशोक इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द अदर रूलर, जो कि बहुत भिन्न था अलग राजाओं से। सजेस्टिंग दैट अशोक वॉज मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर शासक की तरह देख रहे हैं, है ना। एंड ऑल्सो मोर हम्बल। हम्बल क्यों कह रहे हैं सर? इतनी अच्छी बातें धम्मा में कौन लिख रखेगा, है ना। ये बातें लिखा हुआ है। लेटर द रूलर हु अडॉप्टेड व्हाट ग्रैंडेस्ट टाइटल, उन्हें टाइटल दिया जा रहा है जिसका मतलब कि बहुत बड़ा, है ना, ये टाइटल दिया जा रहा है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डिंग हैम एज इंस्पायरिंग फिगर। अब तुम ध्यान देना, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, अप्रोच होता है। जैसे समझना कि अगर ब्रिटिश का कोई इंसान इतिहास को लिखेगा तो ऑब्वियसली लिखेगा कि ब्रिटिशर्स ने भारत का भला किया है, उनको अच्छा बनाया है। लेकिन अगर कोई नेशनलिस्ट लीडर या कोई भारत का व्यक्ति अगर इतिहास को लिखेगा तो वही सेम हिस्ट्री को कैसे लिखेगा कि ब्रिटिशर्स ने बुरा किया है भारत के साथ। तो ऑब्वियसली जो नेशनल और अपने जो राजा होंगे उनको महान बताएगा। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने जब इसका अध्ययन किया, पढ़ाई की और इनको ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट बोल रहे हैं। और जैसे कोई सुनता था अशोक द ग्रेट, कितना महान महान राजा रहा है और ब्रिटिशर पर कंट्रोल करेगा, बिल्कुल नहीं, भगाओ इनको यहाँ से। तो इस तरह का इंस्पायर कर रहा था। तो इसे कहते हैं अप्रोचेस। और सपोज देखो, तुमने ध्यान दिया होगा कि सर इतिहास में महिलाओं का बहुत जिक्र नहीं होता, वुमेन्स का बहुत जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले मेल थे, पुरुष थे, तो हमेशा पुरुषों की ही बात की है। तो ये सब अप्रोचेज हैं। जो इतिहास लिखता है वो डिपेंड करता है कि कहाँ का है, किस रिलीजन का है, उसका जेंडर क्या है। कई बार ये चीज़ें इतिहास को बदल देती हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब भारत के लोग, वहाँ के लीडर ने इतिहास लिखा तो अशोक को एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह प्रेजेंट किया। येट हाउ इंपॉर्टेंट वॉज मौर्य एम्पायर? इट लास्टेड फॉर 150 साल तक तो ये एम्पायर चला, है ना, विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग अगर इतिहास के स्पैन से देखा जाए। बिसाइड इफ यू लुक एट द फिगर, लुक एट द मैप नंबर 2, you will notice that the empire did not encompass what the entire subcontinent, पूरे कॉन्टिनेंट पे नहीं फैला है। अभी अभी हम लोग मैप देखेंगे, जो देखा था हम लोगों ने मैप को सर। And even and even within the fortress of the empire control was not uniform, यूनिफॉर्म रूल्स नहीं देखा जा रहा है। बट द सेकेंड सेंचुरी BC, दैट इज न्यू सेल्फडम। अब देखो यहाँ वर्ड है सेल्फडम और किंगडम, दोनों में अंतर क्या होता है जरा बताना मुझे। सर सेल्फडम भी लिखा है, किंगडम भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
चलो हम बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कल भी पूछेंगे। किंगडम जैसा कि तुमने कहा, वहां पर एक राजा होगा और साथ ही साथ उसकी एक प्रजा भी होगी, सॉरी प्रजा होगी, आर्मी भी होगी, ब्यूरोक्रेट्स भी उसके होंगे, है ना। सर चीफडम में हो सकता है कि उनका कोई हेड हो, वो हेड राजा भी हो सकता है, लेकिन सर उसकी कोई आर्मी नहीं रहा करेगी, है ना। नॉर्मली चल रहा होगा, एक हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो चला रहा होगा, कोई आर्मी वगैरह कोई ब्यूरोक्रेसी वगैरह नहीं हो सकती है। तो चीफडम कह देंगे, जहां पर राजा है उनकी आर्मी है, उसे किंगडम कह देंगे, बस ये है। तो डिफरेंट पार्ट में चीफडम और किंगडम इमर्ज कर रहे थे, हम ये देख पा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन जल्दी से अब रिवाइज करते हैं कि सर आपने पढ़ाया क्या आज हमें। कुछ नहीं पढ़ाया, बहुत आसान टॉपिक पढ़ाया था, कहानी ऐसा लग रहा था हम लोग को कि सर सबसे पहले तो आपने एक मौर्य साम्राज्य का बताया, स्थापित हुआ है 321 बीसीई में, बिफोर कॉमन एरा में, चंद्रगुप्त मौर्य इसके स्थापक, और एक बहुत ही महान राजा की आप बात कर रहे थे जो कि ग्रैंड सन है, जिसे आपने अशोक कहा, है ना, जिसे आप प्रियदर्शी भी कुछ देर पहले कह रहे थे। सर सबसे पहली चीज आपने ढूंढा कैसे है, तो मैंने कहा सोर्सेज पहला टॉपिक हो गया। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया है, आज का एक टॉपिक रहा है सोर्सेज, है ना, ये तो रहा है सोर्सेज। तो आपने कहा सर हमें स्कल्पचर मिले हैं, जो कि मैं तुम्हें बगल में यहाँ बना रखा है, देखो, है ना, आयरन कैपिटल ऐसे स्तंभ बना रखा है, स्कल्पचर मिले हुए हैं सर। उसके बाद सर लिखित सोर्स मिले हैं, लिखित सोर्स किसके, मेगास्थनीज के मिले हैं। एक और किसका मिला था बताना जरा सा। गुड, कौटिल्य का मिला है सर, है ना सर। और संस्कृत के लिटरेचर मिले हैं, पुराणिक लिटरेचर मिले हैं सर, ये समझना पड़ेगा। और सर पत्थर रॉक्स मिले हैं जिसपे कुछ ना कुछ गुदा हुआ है सर, इंस्क्रिप्शन मिले हैं सर, पिलर के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। ये सभी चीजें हमें मिली हैं, ये बनता है सोर्स हमारा, है ना, बोलो। एट द सेम टाइम सर जो ये वर्ड्स हैं धम्मा, ध्यान देना, धम्मा क्या बताता है, धम्मा एक मैसेज है अशोक का दूसरों को। तो अशोक ने विलिंगली धम्मा पे बताया कि आपको बड़ों का सम्मान करना है, बताया आपको जनरस रहना है ब्राह्मण के प्रति, आपको स्लेव्स को सम्मान के साथ व्यवहार करना है और अपने नौकरों के साथ, चौथा रिलीजन का सम्मान करना है, और पांचवा लिख सकते हो केवल अपना नहीं, अपने रिलीजन अपने कल्चर का नहीं, दूसरों के भी रिलीजन और कल्चर का सम्मान करना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, जिससे लोग एक साथ रहें। तो पहला पॉइंट हो गया सोर्सेज। दूसरा पढ़ाया मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो मैंने बताया कि सर उसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को रूल कर पाना आसान नहीं है। तो पहला तो आपने बनाया उसी कैपिटल, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, है ना, उज्जैनी, है ना, तोशिला, उसके बाद स्वर्णगिरी, ये सभी रीजन्स आपने विलिंगली पावर सेंटर्स बनाए, जिससे कि आप उनके आसपास के एरिया को और अच्छा कंट्रोल कर पाओ। तो मैंने यही कहा कि जो रीजन्स इनके आसपास थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, ऑब्वियसली कंट्रोल में होंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये मैंने समझाने का ट्राई किया था, बोलो समझ में आ रहा है। उसके बाद सर आपने विलिंगली, मैंने कहा माइंड का इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन भी आता है। तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, हफ्ते हफ्ते भर में पहुंच जा रहे थे, है ना, ना केवल लैंड से पहुंच जा रहे थे, रिवर का इस्तेमाल करके पहुंच जा रहे थे, ये मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद कमिटीज़ के बारे में बताया, कमिटीज़ कितनी हाई लेवल की, कि एक कमिटी पर्टिकुलर आपका ध्यान कैसे होता नहीं, आज के टाइम में मिनिस्ट्री हुआ करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना, शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री, फिर होता है कोल मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ये सब होता ही नहीं होता है। उसी प्रकार से इस समय मिनिस्ट्रीज थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी नेवल को देख रही थी सर, ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस को देख रही थी, है ना, फुट सोल्जर्स को देख रही थी, हॉर्सेस को देख रही थी, चैरियट्स को देख रही थी, एलिफेंट्स को देख रही थी। और सर इनका भी ध्यान रखने के लिए एक और इसके नीचे था, इनके लिए सामान लाना है, हथियार लाना है, सर बुलक कार्ट्स की लोग कैरी कर रहे थे, साथ में उनका इस्तेमाल कर रहे थे। सर उनको खाना देना है, सोल्जर्स को, एनिमल्स को चारा देना है, इन्हें कुछ काम है, उनकी सर्वेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये भी था वहाँ पर। सर एडमिनिस्ट्रेशन में एक और बात है, धम्मा का प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था,
जिन्हें धम्मा क्या कहते हैं, धम्मा उन ऑफिसर्स को कहते हैं धम्मा महामत्ता, है ना, ये इनको कहते हैं। उसके बाद सर कितना इम्पोर्टेंट था ये एम्पायर, ये समझा हमने, कितना इम्पोर्टेंट था समझना, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था ही। सर चल रहा था कोलिनियन रूल चल रहा था उस समय, हम जान पाए इनके बारे में, है ना, तब जान पाए कितना सारा स्ट्रक्चर है, कितने सारे अच्छे मैसेजेस है, कितना महान राजा हुआ करता था, उसको हमने इंस्पायर बना लिया। और कहीं ना कहीं वी ट्राई टू पोर्ट्रे इन सच अ वे डैट कि किस तरीके से आपने इंडियंस को, मैंने कहा नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इस तरीके से प्रेजेंट किया जिससे कि लगे कि ये कितना महान था। कहा अशोक द ग्रेट। और मैंने कहा कभी भी आप जैन का इतिहास देखेंगे, बुद्ध का इतिहास देखेंगे, कई बार ये वैरी करते हैं। मैं तुम्हें पिछला एग्जाम्पल ही दिया था कि किस तरीके से जब हम लोगों ने बिंदुसार की बात की थी तो कहते हैं कि बिंदुसार को मार दिया गया अजात शत्रु के द्वारा। जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है, वहाँ पे जैन टेक्स्ट कहता है नहीं, केवल जेल में रखा था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो लिटरेचर वैरी करता है। तो वही मैंने कहा, जब नेशनलिस्ट लीडर ने लिखा तो एज अ इंस्पायरिंग फिगर लिखा इसे, हमने ये समझा। फिर ये समझा कि बहुत इतिहास के हिसाब से मौर्य साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रही, और जैसे जैसे डिक्लाइन कर रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि कई सारे किंगडम और सेल्टम इमर्ज कर रहे हैं। इमर्ज करना मतलब कि डेवलप कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो फिर समझना, यहाँ तक के लिए आज हमारी क्लास थी।